नमस्कार दोस्तों हमें पता है कि देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और जितने भी व्यापार हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। दोस्तों, इस इंडिया की जीडीपी को फिर से वापस बढ़ाने के लिए और इस इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने 12 मई 2020 को एक फाइनेंशियल स्टिमुलस का ऐलान किया, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। तो पैसा बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे हमारी फैमिलीज के लिए हो, चाहे हमारे देश के लिए हो। अगर आज हमारे पास 100 रुपए होते हैं और हम उन्हें खर्च करते हैं, वो घूम करके हमारे ही पास आता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, आइए समझते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ 80% मैं खर्च कर देता हूँ और 20% सेव कर लेता हूँ। इस एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास 100 रुपए है, अगर 80% पैसे मैं खर्च कर देता हूँ और जिस सेकंड पर्सन को पैसा मिलता है वो भी एकदम सेम प्रोसेस करता है, 80% पैसे खर्च कर देता है और 20% पैसे बचा लेता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो भी एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, 80% खर्च कर देता है, 20% बचा लेता है। तो इन द सेम वे हमारा 100 रुपए खर्च किया हुआ इकोनॉमी में बहुत बार घूम रहा होता है। इसे कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी। दोस्तों, यही सर्कुलेशन ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारा 1 रुपए खर्च किया हुआ किसी को इनकम दे रहा है और साथ ही साथ किसी के लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, है ना इनकम मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी। तो अगर देश में पैसा ही नहीं रहेगा तो दोस्तों हम पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे और ये इनकम मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो भी रुक जाएगा। अगर देश में पैसा कम पड़ रहा है या फिर लिक्विडिटी कम पड़ रही है तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फिजिकल मेजर्स से इस देश में पैसे की लिक्विडिटी है वो बढ़ाती है। ये लिक्विडिटी और कुछ नहीं, मनी सप्लाई ही होती है, जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फिजिकल मेजर्स से देश में जब भी पैसे की दिक्कत आती है तो इस मनी सप्लाई को बढ़ा दी जाती है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कैसे। आरबीआई बहुत तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, पर मैं इस वीडियो में आपसे 4 तरीके की बात करूंगा। वो सीआरआर हो सकता है, वो एसएलआर हो सकता है, वो रेपो रेट हो सकता है, वो बैंक रेट होता है। सीआरआर मीन्स दोस्त कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर बैंक कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ पैसा जो उसके पास रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखता है, और बैंक कुछ फिक्स पैसा इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर वो अपने पास रखता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए पड़े हैं तो उसमें से अभी जो सीआरआर का रेट चल रहा है वो 4% है, मतलब 4 रुपए आरबीआई के पास रखेगा और कुछ फिक्स परसेंटेज वो अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। जैसे अभी जो एसएलआर का रेट चल रहा है वो 18.5% है, तो 100 रुपए में से 18 रुपए 50 पैसा वो अपने पास रखेगा, 4 रुपए वो आरबीआई के पास रखेगा और बाकी के जितने बचे पैसे हैं वो जनरल पब्लिक में बांट देगा। तो इस तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, रोक सकती है। आइए ये समझते हैं दोस्तों। अगर लोन लोगों के पास ज्यादा रहेंगे तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा खर्च कर पाएगी, तो आरबीआई क्या करती है, इस सीआरआर के परसेंटेज को और एसएलआर के परसेंटेज को कम कर देगी, ताकि जो कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोगों पब्लिक में बांट पाए, और पब्लिक के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा रहने की वजह से खर्च लोग ज्यादा करेंगे और देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस तरीके से कंट्रोल करती है आरबीआई। तो और अभी बाकी के बचे हुए 2 मेजर्स मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं, इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट और इन द फॉर्म ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कमर्शियल बैंक्स बोरो करती हैं आरबीआई से। अगर आरबीआई से हमें कम ब्याज पे अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल जाता है तो वो जाहिर सी बात है फर्दर पब्लिक को कम ब्याज पे आगे बांटेंगी और पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहेगी कि कम ब्याज पे उनको लोन मिल रहा है, तो इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर वही कमर्शियल बैंक्स को अगर ज्यादा बैंक रेट पे ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल रहा है तो वो फर्दर पब्लिक को नहीं बांट पाएंगी, क्योंकि हाईयर इंटरेस्ट की वजह से पब्लिक उनसे लोन नहीं लेगी, जिसकी वजह से उनका भी लोन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ सकती है, घट सकती है बैंक रेट की वजह से। अब बच गया रेपो रेट। वो रेट होता है अगर किसी पब्लिक को पैसे की जरूरत होती है और बैंकों के पास पैसा नहीं है तो बैंक अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई को सेल करके पब्लिक के लिए पैसा ले लेती हैं और वो फर्दर पब्लिक को बांट देती हैं। तो इस तरीके से अगर जो देश में अगर पैसे की जरूरत है तो वो रेपो रेट आरबीआई कम कर सकता है, ताकि बैंक्स, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं वो आरबीआई को सिक्योरिटीज सेल करे और उनसे पैसे ले और फर्दर पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इस तरीके से हाई रेपो रेट और लो रेपो रेट से
बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है और मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। दोस्तों इस तरीके से हम समझ लिए कि कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, घटा सकता है थ्रू सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड बैंक रेट। और जो आरबीआई मेजर्स, जो कि आरबीआई के इकोनॉमिक पैकेज में 8 लाख करोड़ रुपए की अलॉटमेंट हुई है, वो उसमें से सीआरआर को घटा दिया गया है और आपको रेपो रेट भी 75 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया है। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी और कमर्शियल बैंक्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे पब्लिक को। तो फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एमएसएमई को मदद कर रही है थ्रू कोलेटरल फ्री लोन्स ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज़। दो चीज़ समझनी पड़ेगी, एक एमएसएमई क्या होता है और एक कोलेटरल फ्री लोन्स क्या होते हैं। तो कोलेटरल फ्री लोन्स वो लोन्स होते हैं जो जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो 2 टाइप की सिक्योरिटी लगती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। अगर बैंक को लगता है कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी इतनी नहीं है कि वो आपके लोन को कवर कर पाएगी, तो वो आपके लिए कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी ले लेती है। वो एक एडिशनल कोलेटरल मीन्स ऐसे समझिए एक एडिशनल सिक्योरिटी ले लेती है ताकि बैंक ज़्यादा सिक्योर हो पाए, बैंक का पैसा ज़्यादा सेफ हो पाए अगर आप लोन बैंक का नहीं चुका पाएंगे। और वो सबसे पहले वो प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचेगी। अगर वो प्राइमरी सिक्योरिटी से भी आपका लोन का पैसा नहीं वसूल कर पा रही है तो फिर वो एडिशनल सिक्योरिटी को बेचती है। तो कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी कुछ नहीं दोस्तों, प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद जो सिक्योरिटी रखी जाती है एडिशनल सिक्योरिटी, उसे कोलेटरल फ्री लोन्स कहते हैं। तो एमएसएमई के लिए अब एक ये चीज़ अच्छी हो गई है कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी एमएसएमई को लोन लेने के लिए, उसके बाद से जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती, प्राइमरी सिक्योरिटी तो दोस्तों एमएसएमई को रखनी पड़ेगी, लेकिन जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो अब उसे नहीं रखनी पड़ेगी। उस कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ करता था कि कोलेटरल फ्री लोन्स बढ़ते थे सीजीटीएमएससी स्कीम जो कि चलती है एमएसएमई लोन में उनके थ्रू, लेकिन अब उसकी अमाउंट ज़्यादा और बढ़ा दी गई है, वो 3 लाख करोड़ रुपए तक कर दी गई है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अब मदद करेगी कोलेटरल फ्री लोन्स बांटने में। अब दूसरी चीज़ हम समझते हैं एमएसएमई की डेफिनेशन। एमएसएमई पहले 2 चीज़ों के लिए लगता है दोस्तों, एक होता है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होती हैं और एक होता है सर्विस सेक्टर्स के लिए। ये ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं और जो भी सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो चाहे तो एमएसएमई लोन ले सकती हैं। उस लोन को लेने के लिए उनको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक ईडीपी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और आप उस क्राइटेरिया एमएसएमई की डेफिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप एमएसएमई लोन ले पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें एमएसएमई, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोलेटरल फ्री लोन्स को 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अब हम समझते हैं दोस्त कि और क्या क्या सरकार ने किया है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम समझते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी हैं उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए तक का जो फाइनेंशियल स्टिमुलस है वो ऐलान किया गया है और इससे स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कैसे ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन को कम करके कैसे एम्प्लॉयज़ के भी हाथ में और एम्प्लॉयज़ के भी हाथ में लिक्विडिटी बढ़ी है। पहले ये था दोस्तों कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी फॉर द टाइम मैं ये मान के चलता हूँ कि 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये में 12% मतलब 1,800 रुपये किसी एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था ईपीएफ में और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। लेकिन अब वो परसेंटेज घट गया है, 12% की जगह 10% हो गया है। मतलब 15,000 का 10% मतलब वो 1,800 रुपये ना घट करके 1,500 रुपये का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है और 1,500 का सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो जिसकी वजह से थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ गई है। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, ओवरऑल इतने सारे लोगों की बात करें तो सोचिए कितना पैसे बढ़ जाएंगे इस देश में लोगों के हाथ में लिक्विडिटी। अब हम तीसरी बात करने चाहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की। दोस्तों हमने देखा कि कैसे जो मुद्रा लोन है उसमें से जो किशोर 3 तरीके के लोन होते हैं मुद्रा में, तरुण, किशोर और शिशु लोन। उसमें जो शिशु लोन है उसमें से अब सरकार जो इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। इंटरेस्ट सबवेंशन दोस्त वो होता है कि अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं सरकार को और सरकार बाद में वही इंटरेस्ट आपके खाते में दोबारा डाल देती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है। कि केसीसी क्या होता है? केसीसी कुछ नहीं दोस्तों, एक एग्रीकल्चरल लोन होता है जिसका हम डिस्क्रिप्शन करें किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसानों को मदद करने के लिए उनकी खेती बाड़ी में ये लोन दिया जाता है। दोस्तों केसीसी की बात करें तो इसमें जो ब्याज होता है वो बहुत कम होता है, 7% का होता है। और साथ ही साथ अगर किसी किसान ने टाइमली पेमेंट कर दिया है अपने ब्याज का, अपने प्रिंसिपल अमाउंट का, तो उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है सरकार के थ्रू, वो 3% तक का मिलता है। तो इस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड को और बढ़ाया जा रहा है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी हो, फिर से उनका खेती बाड़ी अच्छे से हो सके और देश हरा भरा हो जाए। अब हम और समझते हैं दोस्तों कि कैसे मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए और सरकार क्या क्या कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंशियल स्टिमुलस
में मनरेगा के नाम पे भी कुछ पैसा अलॉट किया गया है। ये मनरेगा कुछ नहीं, 100 दिन का गारंटीड वेजेस देती है जो गांव देहात के लोग हैं, ताकि वो अपनी अर्निंग्स कर पाएँ, क्योंकि उनकी अर्निंग्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमने देखा कि टीडीएस का जो रेट है वो अब 25% तक नीचे आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोगों के हाथ में लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी। पहले लोग अपने कमाए हुए पैसे को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जमा कर देते थे, अब उन्हें टैक्सेस जमा नहीं करना है, क्योंकि उनका जो टीडीएस कट रहा है वो बहुत कम रेट से कटेगा। पहले जो टीडीएस 30% से कटता था वो 25% तक नहीं कटेगा, मतलब अब वो सिर्फ 5% रेट से कटेगा और उनके पास 25% पैसा ज़्यादा आएगा, ताकि अगर उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो मतलब वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए ये फाइनेंशियल स्टिमुलस कैसे काम करेगा। हम जानते हैं कि 90,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट इन डिस्कॉम कंपनीज के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए अलॉट हुआ है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं प्रोडक्शन कंपनीज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। प्रोडक्शन कंपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल कर देती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाया ग्रिड्स हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस चल रही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनके बुक्स में जो डेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पैसे उन्हें मिल नहीं रहे हैं। और किसी भी व्यापार में पैसा बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। लेकिन ये 90,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट उस स्ट्रेस्ड कंपनीज के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको बहुत मदद करेगी। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने कुछ पैसा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी अलॉट किया गया है, जो 2 महीने का राशन पानी है और दाल चावल गेहूँ है उनको प्रोवाइड किया जाएगा 2 महीने तक। दोस्तों, इस तरीके से जो इस इकोनॉमिक पैकेज का जो मेजर अलॉटमेंट है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। और भी कई अलॉटमेंट की गई है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री प्रोजेक्ट में, बी कीपिंग इनिशिएटिव में, या फिर हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन में, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज में, या फिर हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने में, या फिर रिटेल चेन को की जो चेन है उसको इम्प्रूव करने में। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और साथ ही साथ दोस्तों, ये चीज़ें जानना हमारा बहुत ज़रूरी है कि ये डेवलपमेंट कैसी है। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो लाइक करें इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।